मुअज़्ज़िज़ सामीन, सुमेरा हमीद का लिखा हुआ नावल यारम। आइए इसका 5वां हिस्सा आपके गोश गुजार करती हूँ। सुनिए और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसकी कफ़ालत का ग्राफ ऊंचा होता जा रहा था और फजूल खर्ची का ना होने के बराबर। सर्दियाँ आ चुकी थीं तो इसने अपने लिए सिर्फ गर्म कोट लिया था। जो गर्म कोट वो पाकिस्तान से लाई थी वो यहाँ बेकार थे। यहाँ की सर्दी इसकी सोच से बढ़कर थी। रात गए एक दिन दादा का फ़ोन आया। इससे वो काफ़ी परेशान लगे। परेशान ना होना अमरहा, ध्यान से सुनो। तुम्हारे बाबा हस्पताल में हैं। पूरी आज़म मार्केट में आग लगी थी, बस वाजिद खुद को संभाल नहीं सका। क्या हुआ दादा? वो चिल्ला उठी। वो ठीक है, सीने में दर्द हुआ था इसके। मेरी बात करवाएं। अभी वो होश में नहीं है, बस तुम दुआ करो। वो शटलकॉक का बैरूनी दरवाज़ा खोलकर खुले आसमान तले आ गई। इसका दम घुटने लगा था, ऐसे जैसे दुनिया की हर चीज़ इसे अपने दबाव से मार डालेगी। पाकिस्तान में सब ठीक है अमरहा? साधना इसके पीछे आई। मेरे बाबा हॉस्पिटल में हैं। इसकी आवाज़ लड़खड़ा गई। वो खामोशी से उसे देखती रही। वो ठीक हो जाएंगे। वो मायूस सी साधना को देखने लगी, जैसे कह रही हूँ, हाँ, मैंने खुद भी लोगों को ऐसी झूठी तसल्लियाँ कई बार दी हैं। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? 2 दिन पहले तो तुम कह रही थी तुम शेर जवान हो। मेरे अंदर घबराहट बढ़ रही है, मेरा दिल फटा जा रहा है। ये घबराहट नहीं, मायूसी है। तुम्हें तो दुआ करनी चाहिए। खुद को संभालो, अपने घर वालों का हाल अहवाल लो। इसने सर हिलाया और आंसू पहुँचे और पाकिस्तान फ़ोन किया। दादा इसकी मुख्तलिफ डॉक्टर से बात करवाते रहे। ठीक 3 घंटे के बाद बाबा को होश आ गया और वो 2 दिन बाद घर चले गए। स्टोर में मौजूद लाखों की मालियत के कालीन जलकर राख हो चुके थे। बाबा के सीने में तकलीफ़ क्यों न उठती? कारोबार के नाम पर वो कंगाल हो चुके थे। पाकिस्तान में सब बेहद परेशान थे कि अब क्या होगा, और मैनचेस्टर में वो तनदेही से इन मामलात का हल निकालने में मसरूफ़ थी। वाजिद सूद पर कर्ज ले रहा है, दादा ने फ़ोन पर बताया। सूद पर? इसे धचका लगा। हाँ, मेरी कोई बात नहीं सुन रहा। बिना सूद के कर्ज कहीं से नहीं मिल रहा। सूद हराम है बाबा। इसे दुख हुआ जानकर। याद है मुझे, और वाजिद को भी याद दिलाया है। कहता है सूद नहीं है, बस वो कर्ज पर मुनाफा लेंगे। दादा आप दीदा हो गए। या वो घर बेचेगा या कर्ज लेगा, वरना कारोबार कैसे चलाएगा? बाबा से कहिएगा कर्ज ना ले, मैं कुछ करती हूँ। तुम क्या करोगी? दादा हैरान हुए। क्यों, बहुत कुछ कर सकती हूँ मैं। अगर एक मुश्किल आती है तो 100 हल भी साथ लाती है दादा। इसने अब तक की अपनी जमा की तनख्वाह और डॉक्यूमेंट्री से मिलने वाले बाबा को भेज दिए। अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए तमाम के तमाम पैसे। फिर काफ़ी सोच विचार के बाद इसने लेडी महर के सामने अपना मसला रखा। उन्होंने खामोशी से एक चेक काट दिया। वो हैरान चेक देखती रह गई। इसका ख्याल था कि लेडी महर इससे मशवरा देंगी कि ऐसे कर लो या वैसे कर लो, लेकिन उन्होंने मुनासिब रकम का एक चेक इसे लिख दिया। ये कर्ज है। उन्होंने इसे याद दिलाया। जी बिल्कुल, इसने सर हिलाया। तुम्हें मालूम है अमरहा कि मैं तुम्हें और तुम जैसी कई लड़कियों को यहाँ मुफ्त भी रख सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। अगर ऐसा किया मैंने तो तुम्हें बेकार और नकारा बना दूँगी। मेरा एक बेटा इसी शहर में रहता है और मेरे साथ नहीं रहता। मैंने इसे कोशिश और मुसलसल कोशिश करते रहना सिखाया है। मैं अपने बच्चों को इस दुनिया के कामयाब तरीन इंसान बने देखना चाहती हूँ, और ऐसा इंसान बनने के लिए इन्हें एक शाहाना नहीं, मेहनत से भरपूर ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। इन्हें सिफर होना पड़ेगा ताकि वो सिफर के आगे आदाद लिखकर अपने नंबर बढ़ा सकें। मेरे बाबा एक किसान थे। स्कॉटलैंड में उनका अपना एक फार्म हाउस था। वो कहा करते थे, महलों में ज़िंदगी गुजारने वाले बदकिस्मत और बदतरीन लोग होते हैं, क्योंकि वो नाकारा होते हैं। वो अपने मट्टी से अटे हाथ उठाकर ऐलान करते, खुशकिस्मत तो हम हैं, क्योंकि हम कारामद हैं। ज़िंदगी हम में सांस लेती है, ज़िंदगी हम में धड़कती है,
मैं ये रकम तुम्हें वैसे भी दे सकती हूँ, अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है, लेकिन कर्ज़ ये इसलिए है ताकि इसे वापस करने के लिए तुम खुद को कारआमद बनाओ, ठीक है? जी ठीक है। इसने चेक भी बाबा के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दिया। बाबा का फ़ौरन फ़ोन आया, अमरहा इतने पैसे कहाँ से आए? इतने पैसे मैंने अपनी लैंड लेडी से लिए हैं और कुछ मेरे अपने जमा किए गए हैं। तुमने कैसे जमा किए? दादा के सिवा किसी को नहीं मालूम था कि वो वहाँ जॉब करती है, और ये भी किसी ने मालूम नहीं करना चाहा था कि वो अपने अखराजात कैसे पूरे करती है। मैं जॉब करती हूँ बाबा। जॉब? तुम काम करती हो वहाँ? तुमने तो कभी पाकिस्तान में छोटी सी जॉब भी नहीं की। नहीं की, गलती की, अब कर रही हूँ और बहुत खुश हूँ। बाबा आप दीदा हो गए, ज़िंदगी में पहली बार इसके लिए। अमरहा तुम कब इतनी समझदार हो गई? अली और हमाद को खेलने कूदने से फुर्सत नहीं है और तुमने मुझे वहाँ से लाखों भेज दिए। मैंने तो तुम्हें वहाँ जाने के लिए 1 रुपया नहीं दिया था। अली और हमाद को खेलने कूदने से इसलिए फुर्सत नहीं है बाबा क्योंकि आपने इन्हें खेल कूद में मसरूफ़ रखा है। इन पर सख्ती करें। तुम्हारे दादा ने कहा तुम वहाँ बड़ी क्लास में पढ़ रही हो। मुझे यकीन आ रहा है कि वाकई तुम बड़ी क्लास में पढ़ रही हो। मुझे बताओ मैं और क्या करूँ? बाबा की ये बात मुझे बताओ मैं और क्या करूँ? इसने इसकी दिल की धड़कन तेज़ कर दी और वो आप दीदा सी हो गई। वो बाबा से कह न सकी कि ये वालिदैन ही होते हैं जो अपनी औलाद को वो कल पुर्जे बनाते हैं जो ज़िंदगी की गाड़ी में शान से फिट हो जाते हैं और गाड़ी चकाचक दौड़ती चली जाती है। और अगर वालिदैन इन ही पुर्जों को कुंद कर दें तो ज़िंदगी की गाड़ी जाम होकर बंद हो जाती है। और बहरहाल इसका ज़िम्मा भी पहले सरबराह पे आता है क्योंकि नौमौलूद अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकता। बस बाबा अपना ख्याल रखें, मेरे लिए तो यही बहुत है। मौसम इसकी सोच से ज़्यादा ठंडा हो चुका था। यूनिवर्सिटी में वो हर वक्त मूंगफली खाती हुई पाई जाती और जिस तादाद में इसकी हेलो हाय बढ़ चुकी थी, यूनिवर्सिटी में इसी हिसाब से जितनी मूंगफली मुंह में जाती थी इससे कहीं ज़्यादा दूसरों के हाथों में चली जाती थी। अब रोज़ की 1-2 किलो मूंगफली तो वो नहीं ले सकती थी ना, इसलिए जहाँ ज़रा सा सन्नाटा सा देखती मुंह में डाल लेती। एक दिन ऐसा करते इसे अपने पीछे आलियान का कहका सुनाई दिया, कितनी चालाक हो तुम, कैसे छुप छुप कर खा रही हो? नहीं तो वो साफ मुकर गई। अमरहा इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट थी और आलियान बिजनेस का, और अमरहा तो फिर अपनी आदत के मुताबिक यूनिवर्सिटी का हफ्ते में 1 चक्कर ज़रूर लगा लेती थी, वरना हिस्सों में तो ज़रूर ही चक्कर को मुकम्मल कर लेती। लेकिन आलियान कम ही कहीं चलता फिरता खड़ा टहलता नज़र आता। हाँ, कभी कभी वो ऐसे हो जाता कि हर एक को नज़र आता, और कभी ऐसे कि हर कोई इसका पूछ रहा होता कि वो कहाँ है। अब वो ऐसे अचानक से नमूदार हुआ तो अमरहा को अच्छा लगा। इसने जेब से मूंगफली निकाल कर इसे दी और साथ साथ वो इसे बताती रही कि लाहौर में मूंगफली कैसे बिकती है, कैसे इसे गर्म किया जाता है, कैसे हीटर के पास बैठकर इसे उड़ाया जाता है। फिर इसने इसे बताया कि बचपन में वो मूंगफली के छिलकों के ढेर को छुपके खंगाला करती थी कि शायद इसमें से कोई मूंगफली शायद मिल ही जाए। आलियान देर तक हंसता रहा। मैं यकीन रखता हूँ कि तुमने यही किया होगा। वो हंसता रहा, फिर अपनी उंगली की पोर से अपनी आँख की नमी साफ़ की और अपने क्रॉस बैग में से इससे मूंगफली भरवा कर अपनी क्लास लेने चला गया। फिर वो इसे एक ऐसे वक्त नज़र आया कि इसने हैरत से किताब बंद कर दी। रात 12 बजे से कुछ पहले का वक्त था। वो अपने कमरे में पढ़ रही थी और अपने कमरे की खिड़की से ज़रा दूर घर के दूसरे किनारे की तरफ इससे वो नज़र आया। पहले इसने सर उठाकर जैसे सारे घर का भरपूर जायज़ा लिया, फिर वो एक खिड़की की तरफ बढ़ा। अमरा ने झट अपने कमरे की बत्ती बुझा दी और खिड़की से सर निकाल कर इसे देखने लगी। वो इस खिड़की से उछल उछल कर अंदर झांक रहा था। फिर इसने यही काम दूसरी खिड़कियों के साथ भी किया। फिर वो खिड़की की चौखट पर खड़ा होकर पाइप का सहारा लेकर ऊपर की मंजिल के एक बेडरूम की खिड़की में झांकने लगा। अमरहा का हैरत से बुरा हाल था। वो इतनी मशाकी से ये सब कर रहा था जैसे स्पाइडरमैन हो और एक अरसे से ऐसे करता रहा हो। अमरहा ने आंखें फाड़ कर देखा।
वो इसी की खिड़की के पीछे खड़ा था। अब वो खिड़की भी बंद नहीं कर सकती थी, वो दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई। इसने चंद मिनट इंतज़ार किया और खिड़की से नीचे झांकने के लिए आगे हुई और इसकी चीख निकल गई। आलियान एकदम से इसके सामने आया। वो खिड़की पर चढ़ चुका था। अमरहा, आलियान ऐसे चौंका जैसे वो इसके अंदर से निकलकर एकदम से बाहर सामने आकर खड़ी हो गई हो। तुम यहाँ? अमरहा 2 कदम पीछे हटी। तुम यहाँ? खिड़की की चौखट पकड़े वो गिरने के करीब हुआ। फिर इसने जल्दी से मजबूती से खिड़की को थाम लिया। जंगल बेयाबानों में अंधेरे के बिस्तर पर बैठी नींद सोए हुए जुगनू इसकी आंखों में एक एक करके जागने लगे। ये मेरा कमरा है, इसने सोचा। इसे स्पाइडरमैन को याद दिला देना चाहिए। ये मेरा घर है अमरहा। मुस्कुराहट दबाता वो नीचे कूद गया, किसी जंगली लंगूर की तरह, जैसे वो अपना गुरु मानता होगा। अमरहा ने इस तरह हैरान होकर जैसे खुद को होश में लाना चाहा। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि अभी अभी जो इसने देखा वो सच था, हकीकत था, ख्वाब नहीं था। इसका यूनी फेलो ऐसे इसके कमरे की खिड़की में आकर इसे ये बता गया था कि ये उसका घर है। इसने जल्दी से आगे बढ़कर खिड़की से सर बाहर निकाला। वो ज़रा दूर दूर से खिड़की की तरफ लपक रहा था और बार बार घड़ी देख रहा था। आखिर वो क्या कर रहा था? ऐसे आधी रात के वक्त इसकी राइशगाह के गिर्द पागलों की तरह कूद फांद रहा था। अमरहा ने सर को ज़रा और आगे करके कहा, तुम क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। इसकी आवाज़ पर वो रुक कर इसे देखने लगा, जैसे परियों के देश की कहानी सुनते बच्चे सर उठाकर आसमान की तरफ देखने लगते हैं कि क्या कोई परी उनके सरों के ऊपर उड़ती जादू की छड़ी घुमा रही है। अगर नहीं तो क्यों नहीं, अगर हाँ तो वो नज़र क्यों नहीं आती। अच्छा लो, वो नज़र आ गई। वो वहाँ खिड़की से सर निकाले देख रही है और यूं वो नीचे खड़ा इसे देख रहा था। वो खिड़की से सर निकाले इस पर खफा हो रही थी। पागल हो क्या? आवाज़ को धीमा रख कर वो चिल्लाई। पागल हूँ मैं। मिलियन पाउंड अदा से अबरू को उचकाकर मुस्कुराहट दबाकर इसने सर हिलाया। अच्छा तो ये तुम्हारा घर है? अपनी दानिस्त में वो इसे चिढ़ा रही थी। तो फिर सीधे रास्ते से अंदर आकर दिखाओ ना। और कुछ? आलियान ने सीने पर हाथ बांध लिए और इसके अगले हुक्म का इंतज़ार करने लगा। क्या ड्रामा है ये? अमरहा पूरी कुव्वत से चिल्लाई। इसने झुरझुरी सी लेकर डरने की अदाकारी की और कान में उंगली घुमाने लगा। फिर सर को झुकाकर कान को साफ करने का अमल किया। अमरहा को काफ़ी बुरा लगा। इसने अपने स्टडी टेबल पर रखा एक अदद मोटा मैगज़ीन उठा लिया और इसे दे मारने के लिए हाथ बुलंद किया। आलियान को बुरा लगा। वो संजीदगी से खड़े होकर इसे देखने लगा। क्या वो खिड़की में खड़ी जूलियट है? और क्या वो नीचे खड़ा रोमियो है? सितारों भरी रात ने वक्त के कान में सरगोशी करके पूछा। वक्त ने कंधे उचकाए और मुस्कुरा कर कहा, इंतज़ार करो। अमरहा मैगज़ीन इसे दे मार थी। वो तेज़ी से घर की दूसरी तरफ चला गया। इसने तकरीबन खुद को आधा खिड़की से बाहर निकाल कर इसे ढूंढना चाहा, लेकिन वो इसे नज़र नहीं आया। कुछ ही देर में इसे घर के अंदर से शोर की आवाज़ें आने लगीं। रात के इस वक्त इस तरह की आवाज़ों का आना अजीब था, ख़ासकर लेडी मेहर की आवाज़ का। वो कमरे से बाहर आई तो साधना भी अपने कमरे से निकलकर आ चुकी थी। क्या हो रहा है? इसने पूछा। अक्सर रात गए लेडी मेहर के बच्चों में से कोई आ जाता था। दीदी का बेटा आया है इन्हें सालगिरह विश करने। कब आया? अभी। आओ अंदर चलें। साधना ने हाथ पकड़ लिया और दोनों लेडी मेहर के कमरे में चली गईं। और लेडी मेहर के बेड पर बैठा आलियान इन्हें मुन्ना सा होम बेक केक खिला रहा था। कमरे की खिड़की खुली थी। दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे मसरूफ़ थे जैसे दुनिया में अकेले वो दो इंसान ही मौजूद हों। अमरहा दरवाज़े में ही खड़ी रह गई। मेरा बेटा भी तुम्हारी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, लेडी मेहर ने इसे एक बार बताया था। यूनिवर्सिटी को फ़ख्र है इस पर और मुझे इस पर। बिज़नेस के नए रुझानात और तरीक़ों पर इसने जो असाइनमेंट लिखी थी, इसे यूनिवर्सिटी ने किताबचे की सूरत में छाप कर लाइब्रेरी में रखा है। साधना ने आगे बढ़कर लेडी मेहर को गले से लगाया और सालगिरह विश की। अमरहा भी आगे बढ़ी। आलियान ने जल्दी से केक छुपा लिया। गंदा बच्चा।
ये बचा हुआ केक मैं साथ ले जाऊं? इतने से केक में भी तुम्हारी जान है, लेडी महर ने कहका लगाया। नहीं, केक में जान नहीं रही अब। मामा, आपको मालूम है लोग आपके घर को यूनिवर्सिटी में क्या कहते हैं? आलियान दी चलाकू मासी लगने लगा। क्या कहते हैं? शटल कॉक। कैसा मासूम इंसान था ना, वो कैसे सच उगल रहा था। कौन कहता है मेरे वाइट हाउस को शटल कॉक? आलियान ने अमराह की तरफ देखा। मैं नहीं कहती, यूनिवर्सिटी में पहले ही से ये शटल कॉक के नाम से मशहूर था। मैं नहीं कहती। अमराह घबरा गई। ये माँ बेटा दोनों कैसे बौखला देते थे। आलियान, आज रात यहीं रह जाओ। वो इसके हाथ को अपने हाथों में लिए बैठी थी। आलियान हंसने लगा। आप मुझे रहने के लिए कह रही हैं? ठीक है, जाओ फिर। वो अपना बैग उठाकर खिड़की की तरफ लपका। अमराह हैरत से इसे देखने लगी। ये क्या तरीका है? ये कौन सा तरीका है आने और जाने का? आज मैं दरवाजे के रास्ते चला जाता हूँ। आलियान लेडी महर से मिलकर कमरे से बाहर आ गया। तुम्हारा कमरा किस तरफ है? क्यों? मुझे इसकी खिड़की देखनी है। क्यों? इतने क्यों? मुझे देखना है कि ऊपर से नीचे खड़ा मैं कैसे लग रहा था। जैसे सामने से खड़े हुए लग रहे हो। कैसे लग रहा हूँ? वो आगे होकर ज़रा इसके करीब हुआ। उफ! अमराह को खामोश होना पड़ा। अधखुले दरवाजे से अंदर झांक कर इसने खुद ही अंदाज़ा लगा लिया कि ये उसका कमरा है। तुम लेडी महर के बेटे हो? बिल्कुल। वो खिड़की में से सर निकाल कर सीधा इस तरफ देख रहा था जहाँ कुछ देर पहले वो खुद खड़ा था। लेकिन उनका नाम तो मार्गरेट नहीं है। एकदम से आलियान की मुस्कुराहट गायब हो गई। इसने जल्दी से अपनी पुश्त से बैग उतारा और जो चुन्ना मुन्ना केक बच गया था वो निकाल कर अमराह के आगे किया। ये मैंने बैग किया है। तुम कुक हो या तुम वो रटाटोली हो? तुम मुझे चूहा तो कहना नहीं चाह रही? बाईं आंख की अब्रू उचकी। तुम्हें तो वो चूहा बहुत पसंद है ना? इतना भी पसंद नहीं है। वो बुरा मान गया और खिड़की की चौखट पर जाकर बैठ गया। फिर कोई बंदर पसंद होगा। इस वक्त इसी के शागिर्द लग रहे हो। हाँ, इसी का शागिर्द हूँ मैं। इसने एकदम ऐसे हाथ जोड़ दिए जैसे ध्यान न देने पर गिर गया हो। अमराह चीख दबाती खिड़की की तरफ लपकी, नीचे झांका। पाइप से झूलता वो ज़मीन पर छलांग लगा चुका था। अमराह ने सर खिड़की से बाहर निकाल लिया। गुड बाय, शुक्रिया, अब तुम सो जाओ। इसने दाईं आंख दबाकर और दोनों हाथों को मुंह के दाएं बाएं रख कर ज़रा सा चिल्ला कर कहा। गुड बाय कौन कह रहा था इसे? अमराह तो इसके बंदर के तमाशे देख रही थी। गुस्से से इसने खिड़की बंद करनी चाहिए। मैं नहीं जानता कि मैं वहाँ से यहाँ खड़ा कैसा लग रहा हूँ, लेकिन यहाँ से तुम खिड़की से झांकते हुए किसी दिलपसंद कहानी की वो शहजादी लग रही हो जिसके लिए पैगामात लिखे जाने ज़रूरी हो जाते हैं। इसने मुस्कुरा कर जैसे अपना कोई गहरा राज अफशा कर डाला। अमराह इसकी बात क्या समझती, उल्टा इसकी मुस्कुराहट से चिढ़ गई। बंदर! इतने प्यारे स्पाइडरमैन को अमराह बंदर कहकर बुड़बुड़ाने लगी। इसका दिया केक वो किचन में रखा ही। इसका कोई मूड नहीं था रात की इस वक्त केक खाने का। फिर वो आलियान के इस तरह शटल कॉक में आने के बारे में सोचने लगी। ये इसका घर है, यानी आलियान भी लेडी महर का वो बच्चा है जिसे उन्होंने पाला है। आलियान से मिलकर इसे कभी ये गुमान नहीं हुआ कि वो भी किसी ऐसे इदारे में रहा है जहाँ बेसहारा और नाजायज़ बच्चे परवरिश पाते हैं। इसके अंदाज़ व अतवार ऐसे थे कि लगता था वो किसी बड़े ख़ानदान का चश्मो चराग है। अमराह को अजीब से लगा, क्या यहाँ हर दूसरा शख्स ऐसा ही है, बग़ैर ख़ानदान के परवरिश पाने वाला नाजायज़? इसका नाम आलियान था, इसकी माँ का मार्गरेट था। ये सब क्या चक्कर था? शायद लेडी महर ने इसका नाम आलियान रखा हो, इसे उर्दू सिखाई हो, वरना शायद वो रिचर्ड, आइन या हरमन होता। लेडी महर इसे अपने सभी बच्चों से बहुत प्यार करती थी और अपने बच्चे उनसे, तो एक बच्चा उनके लिए अपना नाम तो बदल ही सकता है। इनके बाकी बच्चे भी थोड़ी बहुत उर्दू बोल लेते थे और आलियान ज़रा ज़्यादा साफ बोल लिया करता था। तो आलियान किसी की नाजायज़ औलाद है और इसे वालिदैन के नाम पर सिर्फ माँ मिली, इसीलिए इसका सर नेम मार्गरेट है। पहले इसने कभी इसके सर नेम के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि इसका ख्याल था कि अक्सर मुसलमान भी ऐसे नाम रख लिया करते हैं। खुली खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। अमराह को इस वाइट हाउस में रहना बहुत अच्छा लग रहा था। इसका कमरा जो लेडी महर ने इसे दिया था काफ़ी बड़ा था
کھڑکیاں قد آدم تھیں اور کمرے کی سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ کھڑکی کے عین سامنے اس دیوار پر کسی نو آموز خطاط کے قلم سے سجی کن فیکون کی ہلکے رنگوں سے بنی پینٹنگ لگی تھی۔ اس کی زندگی میں کئی انوکھے واقعات ہو رہے تھے، اچھے تھے یا برے تھے، لیکن اس کے لیے بہت ہی نئے تھے۔ وہ کھڑکی میں آ کر کھڑی ہو گئی اور غیر ارادی طور پر اس طرف دیکھنے لگی جہاں آلیان کھڑا تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور زندگی سے بھرپور تھا۔ جس فرنچ انداز سے وہ خفا ہوتا تھا وہ اس کا ٹریڈ مارک تھا۔ فرانسیسیوں کو سیکھنا چاہیے خفا کیسے ہوا جاتا ہے، لیکن امرہ یہ نہیں سوچ رہی تھی کہ وہ کتنا خوبصورت اور زندگی سے بھرپور ہے، یا یونیورسٹی اس کے لکھے کو کتابی شکل میں لاتی ہے۔ وہ تو اس کے ناجائز ہونے کے بارے میں سوچ رہی ہے، کس قدر کراہت سے۔ اگلے سارا دن ڈور بیل بجتی رہی۔ لیڈی مہر کے لیے ان کے بچوں کی طرف سے دنیا بھر سے تحائف آتے رہے۔ ان کا بیشتر وقت فون کال سنتے ہوئے گزرا۔ وہ سب اپنے اپنے گھر اپنی اپنی جگہ کیک رکھے بیٹھے تھے اور اسکائپ پر لائیو لیڈی مہر کو سامنے بٹھائے کیک کاٹ رہے تھے۔ ادھر لیڈی مہر کیک کاٹ رہی تھی۔ ہر 1 گھنٹے بعد کوئی نہ کوئی آن لائن ہو جاتا، کم سے کم 10 کیک کٹے۔ امرہ کے عیش تھے، کیک کھا کھا کر وہ تھک چکی تھی۔ تحائف کا اتنا ڈھیر لگ چکا تھا کہ اسے لیڈی مہر پر رشک آنے لگا تھا۔ کیسی اولاد ملی تھی انہیں، جو ان کی نہیں تھی اور ان کی اپنی اولاد سے زیادہ ان کی تھی، جن میں قوم اور نسل، مذہب اور روایات کا فرق تھا۔ فرق نہیں تھا تو ایک محبت میں فرق نہیں تھا۔ لیڈی مہر نے انہیں محبت دی تھی تو وہ بھی کنجوس نہیں تھے۔ رات تک جب آخری تحفہ بھی آ چکا تو ان سب نے آتش دہن کے پاس بیٹھ کر وہ تحائف کھولے۔ بے اولاد ہو کر بھی ایک خاتون نے اولاد والوں سے زیادہ خوشی پائی تھی، اور یہ صرف اسی لیے ممکن ہوا تھا کہ انہوں نے انسانیت کی معراج کو چھو لیا تھا۔ انہوں نے رنگ و نسل کو مٹا کر ان سب کو گلے سے لگایا تھا۔ وہ ایک ایک تحفے کو کھولتی اور اسے بھیجنے والے کے بارے میں انہیں بتاتی۔ دیکھو ذرا مورگن کو، اتنی مہنگی گھڑی مجھے بھیج دی، مجھے اس کی ضرورت ہے یا اسے؟ اب میں کیا کچھ کہوں؟ میں جو کچھ کہوں گی تو وہ ناراض ہو جائے گی۔ ہر سال مجھے پہلے سے مہنگا تحفہ دیتی ہے۔ پارٹ ٹائم جاب کرتی ہے۔ جب گھر آیا کرتی تھی تو میرے دائیں کان کے ساتھ اپنا بایاں کان جوڑ کر سویا کرتی تھی، اور کبھی سوتے میں اس کا سر کھسک جاتا تو اٹھ کر پھر سے میرے کان سے کان ملا کر سو جاتی تھی۔ جانے اسے خب تھا، کہتی تھی رات میں خوابوں میں جو کچھ بھی آپ سنتی ہیں میں بھی وہ سننا چاہتی ہوں، اور اگلے دن اٹھ کر مجھے بتایا کرتی تھی کہ رات مجھے آنے والے سارے خواب اس نے بھی سنے ہیں۔ یہ باتیں سن کر اور جان کر امرہ کو لگ رہا تھا اس نے ملک نہیں بدلا، دنیا ہی بدل لی ہے۔ کیا دنیا میں لیڈی مہر جیسے لوگ بھی موجود ہیں؟ یہ ڈینس نے خود بنایا ہے۔ انہوں نے لکڑی کے نفیس تختے کو ان سب کے سامنے کیا۔ تختے پر ایک تصویر کھدی تھی جس میں ایک عورت کرسی پر بیٹھی اور اس کے سر پر فرشتوں کا ہالہ چمک رہا ہے، اور 10 بچے اس فرشتہ صفت خاتون کے سامنے بیٹھے اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ دیکھو کیا بنا ڈالا ڈینس نے مجھے۔ آج کل جرمنی میں ہوتا ہے، اپنا بزنس کر رہا ہے اور ایک NGO بھی چلا رہا ہے۔ یہ 12 سال کا تھا جب ایک رات میرے پاس رہا تو رات کے کسی پہر اپنے بستر سے نکل کر میرے بیڈ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ نہ جانے کب تک کھڑا رہا۔ جب اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا یہ میرے پاس کھڑا مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا ہے۔ بہت پیار کرتا ہے مجھ سے۔ کیا مجھ سے زیادہ کوئی عورت اس کرۂ زمین پر ایسی خوش قسمت ہوگی جسے اس کی اولاد راتوں کو ایسے اٹھ اٹھ کر محبت سے دیکھتی ہو؟ بہت دیر تک لیڈی مہر سب کی باتیں کرتی رہیں۔ پھر امرہ انہیں ان کے کمرے میں لے آئی۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پر ایک چھوٹی سی تصویر فریم میں رکھی تھی، وہ پہلے وہاں موجود نہیں تھی۔ یہ آلیان نے دی ہے۔ لیڈی مہر تصویر کو ہاتھ میں لے کر اسے ہونٹوں سے لگانے لگیں۔ تصویر ہاتھ سے بنائی گئی تھی جس میں آلیان نے ماما مہر کو دنیا کی حسین ترین خاتون بنا دیا تھا۔ بہت پیار کرتا ہے مجھ سے۔ انہوں نے امرہ کو پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے اپنے سب بچوں کے بارے میں بتایا تھا، اب وہ اس کے بارے میں کیوں نہ بتاتی۔ بالغ ہونے کے بعد جب یہ ادارے سے نکلا تو میں اسے گھر لے آئی۔
ये मेरे दूसरे सब बच्चों में सबसे छोटा था और बचपन में बहुत रोया करता था। जब ये एक दिन और एक रात मेरे पास रह कर जाता तो मुझे बताया जाता कि वापसी पर बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, रोता है, रात रात भर सोता नहीं, खाता नहीं। फिर मैं जाकर इसे मिलकर आती। फिर ये बहुत बड़ा हो गया तो मैंने सोचा अब इसे अपने पास रखूँगी। वो घर आ गया और बहुत खुश था, बल्कि खुशी से रोता रहा। कई कई घंटे वो घर की दीवारों को, कमरों को देखता रहता, आतिशदान के पास बैठा ऊँघता रहता और फिर रात रात भर टीवी पर फिल्में देखता रहता, एक वीडियो गेम्स खेलता रहता। मैंने सोचा नया नया घर का माहौल मिला है, शायद इसलिए। लेकिन कई हफ्ते गुजर गए, इसके मामूलात में तब्दीली ना हुई। मैंने इंतज़ार किया कि शायद वो ख़ुद को बदल ले। वो बड़ा हो चुका था, अब इसे समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए था, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो मुझे मायूस कर रहा था। एक दिन मैंने इसके चंद गर्म कपड़े बैग में रखे और इसे चंद पाउंड्स देकर घर के दरवाजे के बाहर किया और उससे कहा, इंसान बन जाओ तो आ जाना, अपने घर को मैं तुम्हें बर्बाद करने नहीं दूंगी। फिर अमराहा को बेतहाशा हैरत हुई, लेडी महर इतनी सख्ती से काम लेती रही थी। पूरा 1 साल मुझे इसकी कोई खबर नहीं मिली। ये तो मैं जानती थी कि वो बहुत ज़िद्दी है, लेकिन मुझे दुख हुआ कि शायद मैंने इसके साथ ज़्यादा ही सख्ती का बर्ताव किया है। लेकिन मैं क्या करती, मेरे घर का आराम और आसाइश इसे बर्बाद कर रहा था, या शायद मैं खुद ही जिम्मेदार थी इसकी, क्योंकि वो मुझसे दूर जाने को तैयार ही नहीं था। इसे कई खौफ लाहक थे और मैं महसूस करती थी कि वो दुनिया में आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। मैं इसे समझाने की कोशिश करती तो वो ऐसे खामोश सा हो जाता कि मैं सहम कर रह जाती। तो वो आपसे नाराज़ हो गया था? नहीं, नाराज़ नहीं था। मुझे इतना तो यकीन था कि वो महफूज होगा, लेकिन कभी कभी मुझे बहुत डर लगता। फ़ोन बजता तो मेरा दिल सहम जाता, मेरे कान डोरबेल की आवाज़ पर लगे रहते। लेकिन पूरा साल बीत गया, इसकी कोई खबर नहीं मिली। एक रात मैं सो रही थी तो किसी ने मेरा लहाफ उठाकर बादाम के छोटे से केक पर एक मोमबत्ती जलाकर मेरे आगे किया। वो आलियान था। वो खिड़की के रास्ते मेरे कमरे में मुझे सरप्राइज़ देने आया था। ओह, तो ये रवायत अब तक कायम है? अमरहा सारी बात समझ गई। हाँ, लेडी महर मुस्कुराने लगी। लेकिन अब कुछ ऐसे कि मैं अपना कमरा बदल लेती हूँ। वो एक एक खिड़की फलांगता झांकता आता है और मुझे ढूंढ निकालता है। तो वो कहाँ चला गया था? वो मैनचेस्टर में ही था और चुपके चुपके मुझे आकर देखता रहता था। इस रात इसने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट कार्ड मेरे आगे किया। मैं इंसान बन चुका हूँ, इसने फ़ख्र से मुझे बताया। यूनिवर्सिटी ने इसे स्कॉलरशिप दिया था। लेडी महर ने अपनी आंखों की नमी साफ़ की। इसने मुझे मायूस नहीं किया था। जब मैंने इन सब बच्चों को गोद लिया था, इस वक्त मैंने खुद से वादा किया था कि मैंने बेहतरीन इंसान बनाऊंगी। मुझे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े दरेग नहीं करूंगी, क्योंकि अमरहा, एक औरत की गोद में जब बच्चा आता है तो इस पर नबियों और वलियों जितनी जिम्मेदारी आयद होती है। एक ऐसा फ़र्ज़ जिसमें गफलत की गुंजाइश नहीं है। जब एक इंसान को परवरिश के लिए, तरबियत के लिए एक दूसरा इंसान दिया जाता है, तो जैसे कुल कायनात की लगामें इसके हाथ में दे दी जाती हैं कि इसे अबलीस बना दो कि बनी इंसान के लिए वबाल बन जाए, या वो बंदा बशर जो अपने आगे और पीछे और दाएं और बाएं खैर की रोशनी बखेरता चला जाए। सारे इंसान खैर होते हैं अमरहा, बस उनकी परवरिश के जो गहवारे होते हैं वो इन्हें कुछ का कुछ बना देते हैं। ये सब भूल जाते हैं, बस हम ही इन्हें तोड़कर मसल कर अपनी मर्जी के कीचड़ में फेंक देते हैं। वीरा को प्लेट लाइन पर वाक़या गैलरी ऑफ कॉस्ट्यूम जाना था। पहले इसने अमराहा के लंबे बालों की लेटों को गोल गोल बल देकर रूसी अंदाज में गूंदा, फिर इसे अपने साथ चलने के लिए कहा। मैं साइकिल पर नहीं जाऊंगी। क्यों? अभी भी डरती हो साइकिल पर बैठने से? जैसे तुम चिल्लाती हो कोई भी डर सकता है। यूनिवर्सिटी तक ठीक है, कहीं और जाना है तो सबवे या बस। चलो ठीक है। दोनों बस से प्लेटलाइन आ गई। मौसम बदल गया था तो वीरा लॉन्ग शूज़ पहनने लगी थी। चुस्त जीन्स पर ये लॉन्ग शूज़ ऐसे लगते जैसे जंगल में शेर के शिकार के लिए जा रही हो। बालों के नित नए स्टाइल बनाए हुए वो अपनी आंखों को ऐसे चौकन्ना रख कर चलती जैसे किसी खुफिया एजेंसी की एजेंट हो।
अमरहा को इसके साथ चलते हुए एहसास होता जैसे वो इसकी बॉडीगार्ड है और कोई अमरहा को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसने वेरा से पूछा नहीं, खुद से ही सोच लिया कि वो ख़रीदारी करने जा रही है कपड़ों की, लेकिन गैलरी पहुंचकर इसे अंदाज़ा हुआ कि शायद वीरा यहाँ से किसी आर्टिकल के लिए मवाद इकट्ठा करने आई है या अपने ब्लॉग के लिए कुछ तस्वीरें लेने। जिस बारीक बीनी से वो मलबूसात का जायज़ा ले रही थी वो आम अंदाज नहीं था, वही खुफिया एजेंट का सा अंदाज। तुम्हारा यहाँ चोरी करने का इरादा तो नहीं है ना? आवाज़ को आहिस्ता रखकर अमरहा ने पूछा। तुम मेरे बारे में ऐसे भी सोच सकती हो? एजेंट ने इसे घूरा। वो तुम इसी किस्म की फिल्में देखती हो ना? मतलब जो फिल्में मैं देखती हूँ वही सब करने भी लगूँ? फिल्मों में मैंने कत्ल करते भी देखा है, तो शुरुआत तुमसे करूँ? अमरहा खीखी करने लगी। मुझे यकीन दिलाओ कि पाकिस्तान में सब तुम्हारे जैसे नहीं हैं। अमरहा ने मुंह फुला लिया और ऐसा अंदाज अपना लिया कि अब वो वीरा से कोई बात नहीं करेगी शाम तक, बल्कि रात तक, बल्कि पूरे साल तक। अपना ये मुंह ऐसे ही फुलाए रखना, लेकिन खोलना मत। तुम चाहो तो अलग से गैलरी को देख सकती हो, फारिग होकर मैं तुम्हें ढूंढ लूँगी। वेरा चूंटी की रफ्तार से एक एक शोकेस के आगे से सिरक रही थी। वो दोनों इस वक्त 18s के सेक्शन में थे। मुंह फुलाए अमरहा शोकेस देखने लगी। इन मलबूसात ने अमरहा को मबहूत कर दिया। वो बेहद नफासत से सिलाई किए गए थे। इन्हें पहनने से ज़्यादा देखते रहने को दिल चाहता। मोमी पुतले जो इन्हें पहने खड़े थे सांस लेने लगते और देखने वालों को अपने साथ वक्त के तगय्युर के सफ़र पर जाने पर मजबूर कर देते। अमरहा ने इनके साथ वक्त का सफ़र किया। यकीन नहीं आता कि कभी यूरोप में भी ख़वातीन ने दस्ताने पहने थे। स्कार्फ के इस्तेमाल को लिबास की तरह ज़रूरी समझा जाता था। ऐसे घेरदार लिबास पहने जाते थे कि असल जिसामत के बारे में अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था। फिर ऐसे प्यारे मलबूसात से उन्होंने क्यों कर अपनी जान छुड़ा ली? तर्क क्यों कर दिए? तगय्युर वक्त की रूह है और बिलाशुबा आने वाला वक्त जाने वाले वक्त से बदतर होता है, होता रहेगा, ऐसा ही फरमाया गया है। जब वो जी भर कर गैलरी देख चुकी तो वीरा के पास आई। वो एक विक्टोरियन शोकेस के सामने खड़ी पेंसिल के कागज़ पर स्केच बना रही थी। अब ये क्या कर रही हो? वो भूल गई कि इसे तो इससे कम रात तक बात नहीं करनी थी। अपने लिए ड्रेस बना रही हूँ। अपने काम में मसरूफ़ रहकर वो बोली। वो एक विक्टोरियन फ्रॉक का स्केच बना रही थी जो किसी दराज का शहजादी का पहनावा ही लग रहा था। अमरहा ने वेरा की पसंद की दाद दी, जिसकी ख़ास बात ये थी कि इसे देखने से ही एक शान का एहसास होता था, मोतबरी और आला ज़ौक़ी का। वो अपना काम मुकम्मल कर चुकी तो वो दोनों बाहर आ गईं। अमरहा के पास मज़ीद 2 घंटे थे, फिर इसे अपनी जॉब पर भी जाना था। कैसा है? वेरा ने स्केच इसके आगे किया। ज़बरदस्त। पर इसका क्या करोगी? पहनूंगी। अपनी शादी पर? नहीं। वो दिलरबाई के अंदाज से मुस्कुराने लगी। ऐसे मुस्कुराते वो बहुत ही प्यारी लगी। कॉन्वोकेशन पर? अरे नहीं, ये तो दरअसल मैंने सूफ़ी के लिए बनाया है। इसकी कोई असाइनमेंट है और इसे ये चाहिए था। वैसे वो मुझे ये डिज़ाइन कर भेजेगी और मैं इसे पहनूंगी भी, लेकिन हाँ, अगर मुझे इसे किसी ख़ास दिन पहनना ही हो तो मैं इसे उस दिन पहनना चाहूँगी जिस दिन एक लड़की ये फ़ैसला करती है कि इसे अपनी ज़िंदगी में किसी और के एक अपने ही जैसे बेहद अहम और अकलौते इंसान को शामिल करना है। यानी वो वक्त जब 2 लोग बिलाखिर ये तय कर लेते हैं कि इनमें बादशाह कौन है और मलका कौन। आखिरी फ़िक्रे पर वीरा ने निचले लब का कोना दांतों में लेकर शरारत से छोड़ते हुए कहा, जब कोई तुम्हें प्रपोज करेगा उस दिन? वीरा दिल खोल कर हंसी। यहाँ मैंने थोड़ी सी तब्दीली कर दी है। जिस दिन मैं इसे प्रपोज करूँगी, इस दिन, जिस दिन तुम मुझे इसमें, इसने स्केच की तरफ इशारा किया, देखो समझ लेने मैंने मार का सर कर लिया है। ये कहकर वीरा ने कहका लगाया जैसे ये ख्याल इसे अभी अभी आया और नवारद ख्याल से महसूस होते हुए इसने दिल ही दिल में महजूज भी कर लिया। अमरहा को इसका एतमाद अच्छा लगा। वो जानती थी इसे प्रपोज नहीं किया जाएगा, बल्कि ये अहम काम वो खुद करना पसंद करेगी। एक फ़्रॉक अमरहा को भी बहुत पसंद आई थी। वो हल्के गुलाबी रंग की थी। अमरहा इस फ़्रॉक को अपने सबसे ख़ास दिन, अपनी शादी के दिन ज़ेब तन करने की ख्वाहिश को अपने अंदर पैदा होने से रोक नहीं सकी। ये ख्वाहिश अचानक इसके अंदर जागी।
ورنہ اس نے کبھی اپنی زندگی کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے تو کبھی اس شخص کے بارے میں بھی نہیں سوچا تھا جسے کبھی تو اس کی زندگی میں آنا ہی تھا۔ اس کی منگنی ہوئی تو بھی اسے کوئی دلچسپی پیدا نہیں ہوئی تھی کہ وہ کون شخص ہے۔ حتیٰ کہ اس کی شادی بھی طے ہو گئی تب بھی اسے یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کون ہے اور کیسا ہے۔ اس نے کئی بار اس بارے میں سوچا کہ ایک دادا کے علاوہ وہ کیوں باقی سب سے لا تعلق سی رہتی ہے، ان کے ساتھ تعلق کیوں نہیں بنا پاتی، اس کی دوستیں دور دور سے دوستیں ہی کیوں رہتی ہیں، وہ ان کے اور قریب کیوں نہیں جا پاتی۔ اس نے دادا کو یہ سب بتایا تو وہ خاموش سے ہو گئے۔ اس وقت تو نہیں لیکن آنے والے دنوں میں دادا نے اسے بتایا کہ وہ ایسا اس لیے کرتی ہے کیونکہ آج تک سب نے اسے تکلیف ہی دی ہے۔ اسے سب انسان ایک جیسے لگتے ہیں، صرف تکلیف دینے والے۔ اندر چھپے اس وہم اور خوف کی وجہ سے اسے کوئی بھی اتنا اچھا ہی نہیں لگتا کہ وہ اس کی ذات میں دلچسپی لے، اس سے انتہا درجے کا لگاؤ بڑھائے۔ اور وہ ویرا پلیٹ فیلڈز پار آ گئے۔ سینڈوچز اور کوک ان کے ہاتھ میں تھی۔ چلتے چلتے ایک دم سے ویرا اچھلی اور ساتھ ہی روسی زبان میں گالی دی، پھر تیزی سے بالکل سپر مین کی طرح اچھل کر، اڑ کر، چھلانگ لگا کر، اسکیٹنگ کرتے ایک ایسے ہپ ہاپ بوائے کو گردن سے جا لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس پر لاتوں، گھونسوں اور گالیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ پھر اس نے اس لڑکے کو کسی بلی کے بلونگڑے کی طرح اٹھایا اور جھیل کے ٹھنڈے پانی میں اچھال دیا۔ شڑاب کی آواز آئی اور کنارے پر کھڑی ویرا انگلی اس بلونگڑے کی طرف لہرا لہرا کر اسے مزید القابات سے نوازتی رہی۔ ویرا کے غصے اور انگلی لہرانے کی رفتار دیکھ کر امرہا اندازہ لگا سکتی تھی کہ روسی زبان میں اس وقت کیا نشر کیا جا رہا تھا۔ بلونگڑے نے پانی میں ڈبکی لگائی اور تیزی سے ہاتھ پیر مارتا دوسرے کنارے سے نکل کر بھاگ گیا۔ کیا کیا تھا اس پہاڑی بکرے نے؟ امرہا کو اس کے بھاگنے کے انداز پر بہت ہنسی آئی۔ میری کمر پر چٹکی بھر کر گیا تھا۔ تم نے کیسے اس پر تشدد کیا، اسے ٹھنڈے پانی میں پھینک دیا؟ کوئی مسئلہ ہو گیا تو؟ وہ پولیس لے آیا تو؟ پولیس لے آئے یا فوج، میں تیار ہوں، مجھے ڈرنے کی ضرورت ہے نہ شوق۔ تم روس میں نہیں ہو ویرا، اپنے ملک کی اور بات ہوتی ہے۔ اپنی دنیا میں تو ہوں نا امرہا، اور بات اپنے ملک یا دوسرے ملک کی نہیں، بات تو زیادتی کو برداشت کرنے کی ہے جو کبھی بھی کہیں بھی برداشت نہیں کی جا سکتی۔ چلو آؤ سنو، ایک بار اسکول گراؤنڈ میں میرے کلاس فیلو نے مجھے ہراساں کیا تھا۔ میں 10 سال کی تھی اس وقت۔ وہ ایک لوفر اور گندا لڑکا تھا۔ اگلے دن خوف سے میں اسکول نہیں گئی۔ میرے پاپا کو میرے اسکول نہ جانے کی وجہ معلوم ہوئی تو انہوں نے مجھے گھر کے باہر پہاڑ کی طرح جمی برف میں گردن تک دبا دیا۔ میرے بدن پر ایک بھی گرم کپڑا نہیں تھا۔ میں چیخنے اور چلانے لگی۔ وہ خاموشی کے میرے پاس بیٹھے رہے۔ جب میں بالکل مرنے کے قریب ہو گئی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ برف اس ڈھیر میں دبے رہنا بہادری ہے یا اسکول سے بھاگ جانا؟ وہ بھی ایک نام نہاد خوف اور بزدلی کی بنا پر۔ وہ مجھ سے بار بار یہی ایک سوال پوچھتے رہے۔ میرے ہونٹ نیلے پڑ گئے اور میری جان نکلنے میں کچھ ہی وقت رہ گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر تم نے باقی مادہ زندگی بھی ایسے ہی بزدلی بن کر گزارنی ہے تو خود کو اسی برف میں دفن رہنے دو، مر جاؤ اسی ڈھیر میں، بزدلوں کو مر ہی جانا چاہیے۔ امرہا ویرا کی شکل دیکھ کر دنگ ہو رہی تھی۔ روس کی ٹھنڈ اور برف کے بارے میں جانتی ہو؟ ہاں، امرہا نے ساتھ سر کو بھی زور زور سے ہلایا۔ کیا ٹھنڈ ٹھنڈ ہوتی ہے، برف برف ہوتی ہے؟ کیا جواب دیا تھا اس نے۔ ٹھنڈ ٹھنڈ نہیں ہوتی، برف برف نہیں ہوتی امرہا، موت ہوتی ہے، سفید موت۔ ویرا نے آہ سی بھری۔ تم نے اس لڑکے کے ساتھ پھر کیا کیا؟ اس اسکول والے کے ساتھ کچھ زیادہ نہیں، میں نے اسکول کے بعد اسے ایک ویرانے میں گھیر لیا اور اس پر لاتوں گھونسوں کی برف باری کر دی، لیکن ذرا سختی سے۔ ایک ماہ کے اندر اندر اس نے اسکول چھوڑ دیا۔ ویرا نے آنکھ مار کر کہا، اور اب اس بلونگڑے کے ساتھ بھی کچھ زیادہ نہیں کیا؟ ٹھنڈے پانی نے اس کے اندر کے گندے کیڑوں کو بھگو بھگو کر کچل ڈالا ہوگا، ویرا نے کہکا لگایا اور امرہا کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ تم بہت بہادر ہو ویرا، امرہا نے اس کی گال کی چٹکی بھرتے ہوئے کہا۔ اگر مجھے ایسے برف میں دبایا نہ جاتا تو میں کبھی بھی ایسی بہادر نہ بنتی۔ امرہا پر سوچ کی تہیں کھلنے لگیں اور اس پر واضح ہوا کہ ایک ویرا تھی جسے بہادر بنایا گیا تھا
ایک امرہ تھی جسے مسل مسل کر رلایا گیا تھا۔ وہ دونوں انسان تھیں، لڑکیاں، لیکن ان میں سے ایک کئی گنا مضبوط اور کئی قدم آگے تھی اور دوسری کئی گنا کمزور اور بہت پیچھے تھی۔ دونوں انسان ہی تھیں، پھر بھی برابر نہیں تھیں۔ تو تمہارے فادر تمہاری طاقت ہیں۔ امرہ کو اس پر رشک آ رہا تھا۔ وہ میرے استاد ہیں۔ انہوں نے اپنی طاقت مجھے نہیں دی بلکہ میرے اندر کی طاقت کو میرے اندر بیدار کیا۔ جب ایک باپ اپنی بیٹی کے اندر اس طاقت کو بیدار کرتا ہے تو وہ زندگی کے ہر بڑے میدان میں فاتح بننے کے لیے اپنی بیٹی کو تیار کر لیتا ہے، اور یہ پاور ایک باپ ہی اپنی بیٹی کو دے سکتا ہے۔ انہوں نے مجھے سکھایا کہ بزدلی اور بہادری دونوں کا تعلق دماغ سے ہے، جسم سے نہیں۔ اگر دماغ کو نڈر بنا لیا جائے تو جسم پر ہرگز کسی ڈرپوکی کا اثر نہیں بنتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی آپ کو انگلی لہرا کر دھمکائے، آپ اسے مکہ مار کر خاموش کرا دیں۔ تمہیں مخالف کا رد عمل نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو کیا نقصان کے خوف سے میں بزدل بنی رہوں، خاموش رہوں؟ ایسا میں نہیں کر سکتی۔ ویسے تمہیں تمہارے پاپا نے کیا سکھایا ہے امرہ؟ ایک گہرا سایہ امرہ کے چہرے پر سے ہو کر گزرا۔ بابا رات گئے گھر آتے تھے، انہیں دنیا میں ایک ہی چیز کی فکر رہتی تھی، اپنے قالین اسٹور کی، وہاں رکھے چھوٹے بڑے ہر قالین کی، بیگمات کے گھر ڈیلیوری کی، حتیٰ کہ شاپ پر فیوز ہو جانے والے انرجی سیور تک کے بھی، لیکن اس کی قطن نہیں۔ میں 12 سال کی تھی اور بری طرح سے رو رہی تھی۔ میرے دادا مجھے ایک بہت بڑے پارک میں لے گئے۔ وہ سال کے گرم ترین دنوں میں سے ایک دن تھا۔ کیا تم گرم ترین دنوں کا مطلب جانتی ہو؟ امرہ نے رک کر ویرا سے پوچھا۔ ہاں، اتنا گرم کہ انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ ویرا سب جانتی تھی۔ ہاں، یہ وہی دن تھے۔ پارک میں لے جا کر میرے دادا نے مجھے وہ مردہ پرندے دکھائے جو گرمی سے مر چکے تھے۔ وہ مجھے ایک درخت کے نیچے لے کر بیٹھ گئے اور انہوں نے مجھے پرندوں کو دیکھتے رہنے کے لیے کہا، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے ایک چڑیا گرمی کی تاب نہ لا کر مر گئی۔ میرے دادا نے مجھے اس کے قریب لے جا کر کہا، امرہ، مرنے سے پہلے کیا تم نے اس چڑیا کو روتے، آہو بکا، شکوے شکایتیں کرتے دیکھا؟ گرمی نے اسے اتنی تکلیف دی، کیا اس کی میٹھی چوں چوں بھدی آواز میں بدلی؟ بلکہ یہ بیچاری تو خاموش ہو گئی۔ پھر تو یہ معصوم سی چڑیا انسانوں سے بڑھ کر ہو گئی۔ دادا نے چند چھوٹے کنکر اٹھا کر پرندوں کو مارے، وہ خاموشی سے پھر سے اڑ گئے۔ انہوں نے اپنی جگہ بدل لی، لیکن واویلا نہیں کیا، نہ روئے نہ چلائے۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ کائنات کی ادنیٰ مخلوق، حشرات، پرندے اور دوسرے جانور کبھی انسان کی طرح آہو بکا نہیں کرتے، انسان کی طرح روتے چلاتے نہیں، واویلا نہیں مچاتے، لیکن کائنات کی ارفع و اعلیٰ مخلوق انسان یہ کام بہت شوق سے کرتا ہے، ایسے گلا پھاڑتا ہے، سینہ کوبی کرتا ہے جیسے کائنات کے رب نے ظلم کے دکھوں کے سب ہی پہاڑ اس پر توڑ ڈالے ہوں۔ ایک اکیلا وہی تکلیف اٹھا رہا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ دکھ، یہ تکلیف اسے کتنا فائدہ دے رہی ہے، اس کی استاد بنی اسے کیا کچھ سکھا رہی ہے، بس وہ روئے چلا جاتا ہے۔ تو تمہارے دادا کے پاس ساری مشرقی حکمت ہے؟ نہیں، ان کے پاس بہت صبر اور تھوڑا بہت علم ہے۔ وہ ایک اچھے استاد رہے ہیں اور میں ایک بری شاگرد۔ ہم اپنے استادوں کو وہاں ناکام کر دیتے ہیں جب ہم ان کو سنتے ہیں لیکن مانتے نہیں۔ ہر دن ہر رات وہ مجھے ایسی ہی باتیں سناتے، لیکن میں نے تو اپنے وجود کو جیسے پتھر کا بنا لیا تھا۔ قطرہ قطرہ سوجھ بوجھ کی کوئی بھی بوند اس پر اثر نہیں کر رہی تھی۔ اب تم سب کو دیکھتی ہیں تو خیال آتا ہے کہ اپنی زندگی کے ان اندھیروں میں گزارتی رہی ہوں۔ ذرا سی ہمت کرتی تو ان اندھیروں سے نکل کر باہر آ سکتی تھی۔ کیسے اندھیرے؟ تم سنو گی تو ہنسو گی۔ میں ہنسنا چاہتی ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا، لیکن بتاتے بتاتے میں رو پڑوں گی، اس نے بھی سنجیدگی سے ہی کہا۔ جھیل میں بطخیں ایسے سکون سے تیر رہی تھیں جس سکون سے انسان کا واسطہ کم ہی پڑتا ہے۔ اسکائپ از گاڈ سینٹ۔ دادا ہر دن اسے بات کر کر، اس سے دیکھ کر سوتے تھے۔ وہ چلتے پھرتے کسی بھی وقت دادا سے اسکائپ پر بات کر لیا کرتی تھی، انہیں دیکھ لیا کرتی۔ موبائل کے ذریعے ہی اس نے دادا کو اپنی جماعت اور یونیورسٹی دکھائی تھی، اور کلاس میں اس کے ہم جماعتوں نے ہاتھ لہرا کر یک زبان ہو کر کہا تھا، ہیلو گرینڈ پا، اور گرینڈ پا اتنے خوش ہوئے تھے کہ پھولے نہیں سما رہے تھے۔